एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इस बात से मैं एग्री करूंगा कि जो कास्ट का नैरेटिव है और जो अन्य नैरेटिव इंडी गठबंधन के द्वारा उठाए गए हैं, जैसे संविधान बदल जाएगा, वो कहीं ना कहीं भारी पड़े हैं। जो विकास के नैरेटिव हैं, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के नैरेटिव हैं, they have downplayed the development. तो that is the reason why in those places they have voted in favor of the इंडी गठबंधन। अगर बात करें अशोक जी कोर वोटर की, बीजेपी के कोर वोटर की, सपोर्टर की, कार्यकर्ता की बात करें तो उसका एक डिमांड ड्राफ्ट था, एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर उसकी जो मांगे थी, या फिर बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था, बरसों से चला आ रहा था, उसमें एक एक करके सारी चीज़ें सॉल्व होती चली गई। धारा 370 हट गए, राम मंदिर बन गया, सीए लागू हो गया, तमाम चीज़ें। तो क्या शिथिलता आ गई बीजेपी के सपोर्टर्स में कि भाई जो हमारी डिमांड थी, जो हम चाहते थे, वो सब तो पूरा हो गया, अब तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है जो हमें चाहिए? क्या इससे भी एक कुछ शिथिलता? आपने सबसे पहले जो सवाल उठाया था, मैं उसका जवाब दूंगा। मत प्रतिशत अगर वही है जो पिछले चुनाव में था, जो आपने शुरू में कहा लगभग उतना है, तो ये बातें फिर बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं। बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि अगर शिथिलता आती, देखिए हाँ, शुरू में लोगों को घरों से निकालने में जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ, उसमें शिथिलता एक कारण था, इसलिए पहले 2 राउंड में कम हुआ। बाद में धीरे धीरे हमने देखा आखिरी राउंड आते आते तो मत प्रतिशत बहुत अच्छा हो गया। तो कार्यकर्ताओं में शिथिलता आई, ये मुझे लगता नहीं ठीक है। और मत प्रतिशत भी 38% आता है, तो इसका अर्थ ये है कि जहाँ जहाँ हार हुई है वहाँ और कारण भी थे। इसलिए अभी उत्तर प्रदेश का मत प्रतिशत उतना ही है जितना 2019 में था। आप देखिए आंकड़े यही बता रहे हैं, तो भी सीट चली गई। तो कहीं ना कहीं दूसरे भी मुद्दे हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का भी एक बहुत बड़ा महत्व था। अब पंजाब में चाहे भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुल मिलाकर किसान आंदोलन का जो असर था वो पूरे ये कुछ हद तक राजस्थान में भी। तो ये जो जाट हार्टलैंड है, देखिए हरियाणा की सारी जाट डोमिनेटेड सीट कांग्रेस जीत गई है, पंजाब में कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है, अकालियों को केवल शायद 1 सीट मिली है। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर भारत में भी इस क्षेत्र में किसान आंदोलन का एक असर था, और उसको जिस तरह से भी निपटा गया शायद वो लोगों को ठीक नहीं लगा। तो कई मुद्दे हैं। तो मत प्रतिशत और कार्यकर्ताओं की निराशा, मुझे लगता है ये मुद्दा नहीं था। तो एक संकल्प लिया गया था विकसित भारत का, उस संकल्प के साथ जनता गई है इन चुनाव में या नहीं गई है, वो किस तरीके से स्पष्ट होगा? देखिए, संकल्प पत्र जैसी चीज़ या कोई भी मैनिफेस्टो ये नीचे तक नहीं पहुंचता है। अब हमने बहुत इलेक्शन कवर किए, जब भी मोदी जी कुछ भी अनाउंस करते हैं, सरकार हाथों हाथ लेती है, सपोर्ट करती है, सहयोग करती है और उनके साथ खड़ी हो जाती है। नहीं, संकल्प पत्र चुनाव से पहले जो घोषणा की जाती है वो मैनिफेस्टो आजकल बिल्कुल आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि लास्ट मिनट आप जो प्रॉमिस करते हैं ना, जनता उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। हाँ, जनता आपके पहले किए हुए कामों को तो फिर भी ध्यान में रखती है। आप जो प्रॉमिस करते हैं, वो कोई बोल रहा है हम ये कर देंगे, उससे हम और बढ़ा कर, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। So now basically it's difficult to read the mind of the voters, you know, which has been in the last 10 years. Certainly. Nowadays, I sometimes wonder how could exit polls be correct, because when people come out after casting their vote, they don't reveal their mind. See, exit poll is only after somebody has come out of the polling booth and you are asking him or her. They don't reveal their mind. That is why most of the exit polls have gone wrong. In most, if not totally wrong, but by and large, the impression is that they are absolutely off the mark. और जो सैंपल होता है वो जो टोटल मतदाता होते हैं उसका 1% के आसपास भी नहीं होता है, तो उस पर तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो लगातार जो है अब जो है, but this time credibility has nosedived, completely nosedived. People have now stopped believing, because all the exit polls, there was no exception except one Dainik Bhaskar poll which said 280 to BJP. Others were all 350 and above. So they will have to 400 par. Obviously, one said even touching 400. Right. So they also need to do introspection something, because maybe it is only for entertainment for 3 days, but you should be objective. You should be
proved to be near reality. So they have completely gone wrong. I think people will have absolutely no faith on the exit polls in future. जी संजीव जी, ये भी कहा जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से ये जिस तरीके का मैंडेट आया वो लोकतंत्र की विजय है और एक इस क्योंकि परिवर्तन जो है वो हमेशा बना रहता है, ये एक परिवर्तन का समय आया है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि तीसरी बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी है, एनडीए है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का अंतर कितना है। लगभग 140 के आसपास सीटों का अंतर है। अर्थात जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है इससे ज़्यादा बड़ा अंतर है दोनों पार्टियों के बीच में। तो ये कहना कि कांग्रेस ने बीजेपी को कहीं ढकेल दिया है, कॉर्नर कर दिया है, यह संभव नहीं है। ये इस चुनाव में नहीं हुआ है। इस चुनाव में क्लियर कट मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में जो एनडीए का अलायंस है उसको मिला है ये मैंडेट। और मुझे यह कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि चेंज नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूटी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सेम सरकार, उसी की पॉलिसीज, उसी के प्रोग्राम, कुछ उसमें परिवर्तन होगा, कुछ नए प्रोग्राम उसमें जुड़ेंगे और वही लगातार अभी आगे भी आने वाले दिनों में चलेगा। Last word, see, the opposition has no complaints against the election commission now. Right. No complaints against Right. the EVM. So that is also, I think, the election commission needs to, they deserve a pat on their back because they have done a tremendous job. The whole world was watching how conduct election in such a vast country. Right. But in spite of all that, opposition was trying to raise questions. Now I think all these speculations and the negative thinking about EVM and election commission should rest for all times to come. Nobody should question the integrity of our election commission. Thank you very much. Right. Okay. But Mr. Tandon, one thing I would like to ask you, that what does a stable government means for the India's future, if you talk about? No, obviously people want a stable government, the industry wants stable government, the investors, they want a stable government, and that had almost come to stay in India. 2 successive elections and a stable government. So therefore many investors may also be disappointed, apart from people getting disappointed. But it's democracy, you can't predict every time there will be a stable government. There may be reasons, but overall I think India's image abroad, we all know, was largely on account of a stable government. So therefore we expect that people will also learn a lesson that they will try to elect a stable government in future. जी अशोक जी, अगर बात इस जनादेश की जाए जिसमें आप एक स्टेबल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जी ने कई मौक़ों पर इस बात के लिए कहा, जोर दिया इस बात पे कि जो 2047 का विज़न है, जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसके लिए स्थिर और मजबूत सरकार की एक आवश्यकता होगी। स्थिर और मजबूत सरकार जरूरी है। गठबंधन की दृष्टि से आप इस पहलू को कैसा देखते हैं? देखिए, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जैसे दिल्ली के मतदाताओं ने केवल और केवल इसी बात को ध्यान में रखकर अंतर किया एक राज्य सरकार को चुनने के समय और लोकसभा के चुनाव, लगातार तीसरी बार 7 सीट भाजपा को देना, ये दिल्ली का जो एक मतदाता है उसकी मैच्योरिटी दिखाता है। और वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ही, जैसे कि स्थायी सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की इमेज, लेकिन कहीं ना कहीं डाउन द लाइन जो हमारे गांव हैं या छोटे शहर हैं, वहाँ पर ये स्थायित्व की सरकार और ये नैरेटिव नहीं काम किया। इसलिए हमने देखा कि जो बी क्लास टाउन्स हैं उनमें ये मैसेज ना जाने की वजह से ये स्थायी सरकार इस बार नहीं बन पाई। लेकिन शहरी मतदाताओं ने बहुत बड़ी संख्या में इन्हीं कारणों से भी मत दिया और वो शायद उम्मीद भी कर रहे थे, दिल्ली के लोग निराश भी होंगे कि हमने पूरी कोशिश की स्थायी सरकार बने, लेकिन अब वो हमको एक गठबंधन की सरकार चलेगी, उसको देखना भी पड़ेगा और उसमें जो कुछ भी समस्या आएंगी वो झेलेगा गठबंधन वाले। Right. So what that means is that is the question that I'll also take to Professor Sunil Chaudhary. Good evening, viewers. I'm joined by Manoj Verma, my colleague. It's 7 o'clock, and the fact that the picture is now much clearer. The NDA on 290 seats for the moment. It's still
The trends, some of the seats where the ECI has declared results, but more so still, there are several seats, about 239 on which the BJP is leading, and all in all, the NDA is leading on 290 seats. The opposition alliance, India Alliance, on 234, and others stand at 18. The numbers are going up and down, so of course it indicates the counting is still on, and the result will get clearer in a couple of hours. But necessarily this number reflects is something that we have been discussing, and over the course of the next 1 hour, Manoj and I will try to decipher with our panelists, try and analyze what this kind of mandate means in terms of continuity for the NDA, in terms of the BJP, almost there, but not getting the majority on its own, so riding on also its allies, the JDU and the TDP primarily. So all in all, Professor Chaudhary, let me begin with you, your first thoughts. What are the biggest takeaways for you from this 2024 general elections? The first most important point which could be say gauged from these election results, which are still trickling on, we have to finalize the results, is the strength of a coalitional system. Whether it is 2014 or 19 or 2024, 21st century actually is a system of coalitional governments. So the coalitions have got strengthened. The era of coalitions could be located from 1989 onwards, when VP Singh ji sarkars got formed on the basis of coalitions. So from 1989 till date, the system of coalitions and coalitional governments have started becoming institutionalized and strengthened. So and BJP is always contested elections as a part of an NDA coalition. Yes. So when we say this, it's a strength of the coalition and the success of the coalition. When I say this, it also means that there is a continuity, there is a consistency, and there is also a connectivity of this new government as part of coalitions. The most important point of a coalitional government is that if the base is broader and the support is lesser, so the chances of its continuity and stability become more pronounced. Absolutely. And that applies to the BJP-led NDA government as far as results are coming out. And we could say that the third consecutive success of BJP-led NDA could be seen as a strength of Indian democratic coalitions, and the West could look at it, how the coalitional partners are working in close coordination and cooperation with each other, because pre-election coalition and post-election coalition. So the chances of getting a strength after strength in policy formulation execution becomes more sharper when the pre-election coalition gets its own majority at the time of elections results. Yeah. So I would say that this is very important part of the coalition system. Another point which could be just say focused on is that it seems that after a long gap, both the government and the opposition seem to be getting strengthened as a part of governance and good governance. So initially the opposition was looked down by the psephologists, by the political scientists, the social scientists, even the political leadership. So this shows that with the good BJP-led coalition at the center, we are also seeing that the oppositional conclaves, we could say it's a coalition of opposition, is also getting good headway. It's getting strengthened, and the strength of coalition government and coalition opposition are two wheels of a strong parliamentary democracy. It strengthens democracy, and in a way that's something that we will see in the 18th Lok Sabha, because it means a stronger government. We're seeing the BJP is on way to form a government in support of the allies, and as Professor rightly put it, the NDA is comfortably placed to form the government for the third straight term. Even though the BJP enjoyed absolute majority in the past two terms, it was always referred to as the NDA government, and so the third time also it's the NDA government comfortably placed. 272, remember, is the mark. The government is on 290. So it is going to be an NDA government, but of course there will be some glitches in the fact that the BJP on its own is not on 272. So it isn't as strong as the professor also suggested. Manoj. जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 2024 में प्रदर्शन किया है, वो निश्चित रूप से एक उसी तरह की हम कहेंगे कड़ी में आगे चलते आए। जैसे 2014 या 2019 की बात की जाए, उस समय भी एनडीए गठबंधन था जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, और उसी कंटिन्यूएंस में अब 2024 में भी जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला, उसने रुझानों में
बढ़त हासिल कर रखी है, लगातार वो बढ़त बनी हुई है। 272 का जो मार्क है उससे ज़्यादा सीटें रुझानों और परिणामों में देखने को मिल रही हैं। जाहिर तौर पर एक ये बड़ी रणनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कहा जा सकता है कि उसने कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में 19 के मुकाबले 14 के मुकाबले बहुत बेहतर प्रदर्शन करा है। अगर बात मैं ओडिशा की करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने न केवल विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत हासिल की है, Kerala, Thrissur in Kerala, Manoj, see on your screen. केरल में भी Suresh Gopi from the BJP has won the BJP its first Lok Sabha seat from the state. So the BJP, we've seen it's been working hard trying to open its account in the southern state for several years now, but it's 2024 that gives the BJP the edge in the state, the first seat. It's Suresh Gopi, he's a popular figure, so his popularity and the hard work of the RSS and the BJP, which finally pays fruit, and the BJP is ultimately has opened its account in Kerala. बिल्कुल जाहिर सी बात है, ओडिशा, केरला, तमिलनाडु में भले कोई सीट ना मिली हो, लेकिन मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का उस राज्य में भी बढ़ा है। अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा में क्लीन स्वीप किया है, गुजरात में पार्टी ने क्लीन स्वीप लगभग किया है, और इसी प्रकार जो दूसरे राज्य हैं उसमें भी ठीक सीटें हासिल की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो जनादेश है, जो रुझानों में जनादेश देखने को मिला, जो परिणामों में तब्दील हो रहा है, इस जनादेश को आप कैसे देखते हैं, क्या मायने हैं इसके? इसका स्पष्ट मायने है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है उसको जनता ने उसके ऊपर मुहर लगाई है, और आगे भी यह कार्य होता रहे, इसी के लिए यह जनादेश है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है, अलग अलग राज्यों को आप देखेंगे तो बहुत सारे राज्यों में बीजेपी ने अपने बल पे ही क्लीन स्वीप किया है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, उड़ीसा हो, पूरा का पूरा एक तरफ से क्लीन स्वीप है बीजेपी के फेवर में। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इन राज्यों में जो अलग अलग विकास के कार्य हुए हैं और जो जन कल्याण के कार्य हुए हैं, पब्लिक वेलफेयर के वर्क जो हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुँचे हैं, और जनता तक उसको पहुँचाने में कार्यकर्ता और पार्टी सफल हुई है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, वेस्ट बंगाल का सवाल है, कुछ सीटें महाराष्ट्र में भी 50-50 का सवाल है, तो यहाँ 3-4 राज्यों में जिसके कारण से आपको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत अपने बल पे नहीं है, परंतु यह स्पष्ट है कि एनडीए के पास लगभग 300 सीटें हैं, जो हाफ ऑफ द मार्क्स है, 272 से कहीं ज़्यादा है। और आने वाले दिनों में भी देखना होगा कि किस तरह से ये बाइफर्केटेड, बहुत सारे अन्य में भी हैं, और इसके साथ साथ उड़ीसा में भी अपनी सरकार बनी है। तो ये बहुत बड़ा जनादेश है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और उनके द्वारा किए गए कार्यों को। पिछले 10 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं, और जो सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य हुआ है, जो जन कल्याण के क्षेत्र में कार्य हुआ है, जो गरीबी रेखा से नीचे भारत के लोग लगभग 25 करोड़ लोग ऊपर आए हैं, उस पर कहीं ना कहीं ये मुहर है। और जो भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 की अर्थव्यवस्था थी, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, वो आज के दिन में विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। जनता ने इसे कबूल किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर है, और उसी दिशा में मुझे लग रहा है ये जनादेश है। Before we begin to discuss and get into the nitty-gritties of the state-wise results, one thing that comes to my mind when we talk about the election and its result, and there are two professors of political science with us, so let's get in their thoughts on the election that has taken place so smoothly in the country, the biggest election so far, over 64 crore voters you have, of which 50% are women. The counting of results takes place in a single day. We've been sitting through the day. By 8 o'clock we'll have a clearer picture. The fact that the largest democracy, the world's most populated country, but you have everything happening very, very seamlessly, very transparent, very fair, and very accurate, very fast. So one word from both of you on this procedure that the Election Commission of India conducts so smoothly, if you compare it to the other developed countries also. We've seen how they go to courts, they keep with the counting the procedure for days together, and this is something that we must really celebrate about India. Yeah, definitely. When you say that the democracy has got two important components, one is the procedure and another is the value. So the procedural part of electoral democracy, which is being certified, sanctified, and imparting sovereignty to the institution, one could see that Election Commission has played the crucial and critical role in terms of engaging voters right from the far place to the mainstream.
So from that perspective, one could say that India has a successful procedural democracy where election commission plays a very instrumental role. And conducting elections with a population of say around 1 billion people, and the voting percentage is more than around 64-65%. The percentage yet to be certified with the election commission. That shows that 64 crore voters participating in a huge democratic festival without any significant or any say violence or any kind of a nefarious activities which could have impacted the smooth conduct of elections, and using technology through EVMs and say the monitorings, and there were any observations from the election commission, and the role of the media and technology. So that shows that election commission has actually succeeded in view of its sovereignty, in view of its sanctity, and bringing people all across India to this mainstream of electoral politics shows that this could be a significant work which cannot be anticipated in any part of the world. Right. Professor Tiwari, it all seems very smooth to us as voters. We go there, cast our vote. But the ECI knows the amount of hard work that their officials have to put in. And today is the day when their hard work pays off. So in addition to the success of the political parties who celebrate their victories, it's also a victory for the Election Commission of India. It's a victory of the India's democracy itself. And the Indian democracy's victory cannot be possible without the free and fair elections. And all credit goes to the election commissions. Till last evening, there were all allegations by the opposition parties that there is all sort of rumors. You could see the different leaders that what their statements were, that the EVMs is going to be play a crucial role. But those leaders itself, and even the Congress leader, they congratulated the people, they congratulated and they accepted their victory and the losses in the election. It shows that election commission has played a very crucial role in basically maintaining the credibilities of the Indian democracy and the Indian elections. Despite the fact that there were certain hurdles which were created by the opposition parties, the ECI has gone to the Supreme Court by giving the different clarification that how many votes were cast and why the number of votes they have increased. There were so many explanations which were called by the Supreme Court, and the answers were given by the Honorable ECI. Yesterday also the ECI has already conducted a press conference in which it has clarified that how the entire process is very neat, transparent, and there is no room of any type of partiality. If we'll compare these elections with the elections of the other democratic countries of the world, particularly the third world countries or the Asian countries or the African countries, you will find, even with the USA, you will find that Indian elections are par excellent, more transparent, more acceptable, and basically the elections are like the festivals in our country, which has been celebrated. Absolutely, and that speaks volumes about the Indian democracy. It's the success of the democracy. Indian democracy, Right. maturity of the Indian democracy. लेकिन जब हम भारतीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, चुनावों की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल जिसको मैं जानना चाहूँगा आज, क्योंकि अब रुझान और परिणाम स्पष्ट होते जा रहे हैं, और सवाल मेरा सुनील जी आपसे ये है कि अगर इस बार के चुनाव की मैं बात करूँ, धनबल पे ही मैं जाऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में जिस प्रकार से नकदी, शराब और उपहार जैसी वस्तुएं बरामद की गई हैं, पकड़ी गई हैं, अगर उसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखूं, 2019 में 3,500 करोड़ रुपए का उपहार नकदी जब्त की थी चुनाव आयोग ने, और इस बार 24 में ये आंकड़ा 10,000 करोड़ को क्रॉस किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चुनावों में प्रलोभन, लालच और मुफ्त में जो उपहार बांटे जाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी चुनाव को प्रभावित करते हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अक्सर ऐसा माना जाता है कि पहले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक के चुनाव को हम देखें तो चाहे वो मनी पावर है, मसल पावर है या मदिरा पावर है, ये बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते रहे भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों से जैसे जैसे चुनाव आयोग बहुत सशक्त होता चला गया है, तो इन पे कार्यवाही भी बहुत कड़ी होती चली गई है। तो इतनी बड़ी संख्या में चाहे वो मदिरा की बोतलों का पकड़ना हो या धन बल को नियंत्रित करना हो, नियमित करना हो, इसको पकड़ना हो, ये इस बात का भी सूचक है कि चुनाव आयोग ने अपनी सक्रियता से इस प्रकार की व्यवस्था को चुनाव आयोग में कार्यान्वित नहीं होने दिया।
तो ये इस बात का भी सूचक है। दूसरी बात हमें ये भी देखना होगा कि मतदाता, आज का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक हो गया है। जी। वो शैक्षिक भी है, जागरूक भी है और कहीं ना कहीं बहुत सक्रिय भी है। यही कारण है कि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव मतदाताओं पर नहीं है, तो मतदाताओं ने भी इन चीज़ों को नकार दिया है। लेकिन आमतौर पे ये चीज़ें जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज आमतौर पे कुछ राजनीतिक दल, मैं तो कहूँगा कि आमतौर पे जो राष्ट्रीय दल होते हैं या जो क्षेत्रीय दल होते हैं, स्टेट पार्टीज होती हैं, वो इस प्रकार का प्रयोग शायद कम करते होंगे। लेकिन स्वाभाविक है कि बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र कैंडिडेट्स भी होते होंगे, कुछ ऐसी अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती होंगी जो उन्हें लगता होगा कि शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज कहीं ना कहीं उनको ले जाएगी एक मान्यता के रूप में, एक अच्छे दल के रूप में, शायद उन्हें कुछ सीटें मिल जाएंगी, तो वो इसका प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इस पर बहुत नियंत्रण रखा गया है और ओवर द पीरियड नियंत्रण इलेक्शन कमीशन की वजह से और हमारे ईडी और बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की वजह से ये बहुत कम हुआ है। तो ये इस बात स्वाभाविक इस बात का परिणाम है कि ये जितना कम हुआ है ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की सक्रियता का भी बोध कराता है। संजीव जी, आप कैसे देखते हैं ओडिशा का जो परिणाम उभर के सामने आया है? बात चाहे लोकसभा चुनाव परिणाम की हो, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती हैं ओडिशा में, वो अपने में इतिहास है। पहली बार सरकार भारतीय जनता पार्टी वहाँ बनाने जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है, ऐसी पूरी संभावना दिखाई दे रही थी चुनाव के पहले, प्रारंभ होने के पहले, कि बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में लास्ट मोमेंट तक भी दोनों में अलायंस होगा और वो एनडीए का पार्टनर बनने को तैयार है। लेकिन स्थानीय नेताओं, स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए फीडबैक को वेरीफाई करने के बाद पार्टी हाईकमांड ने देखा कि नहीं, यहाँ पे एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है जो लंबे समय से नवीन पटनायक जी की जो सरकार है उसके खिलाफ है। अगर इनके साथ हम एलाइज होंगे तो उनका एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के ऊपर भी हावी पड़ेगा। और जो कांग्रेस की स्थिति आज लगभग एक सीट शायद कांग्रेस को मिल पाई है उड़ीसा में, हाँ। एक कांग्रेस को, एक बीजू जनता दल को और बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो वो स्थिति आपको कुछ और बदला हुआ नज़ारा मिलता। तो उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, नवीन पटनायक जी के गिरते हुए सेहत को ध्यान में रखते हुए, वहाँ हावी होते हुए ब्यूरोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए सत्ता के ऊपर, और वहाँ एक पूरा का पूरा एक कोटरी जो हावी था नवीन पटनायक जी को, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया। यह जरूर था कि बीजू जनता दल के साथ और नवीन पटनायक जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के संबंध पिछले 10 वर्षों में बहुत ही अच्छे रहे और हर अलग अलग समय पर हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में भी दोनों पार्टियों के बीच में कंप्लीट कोऑर्डिनेशन रहा है, बीजू जनता दल के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो राज्यसभा में उनके द्वारा सहयोग की बात हो, उसको ध्यान में रखते हुए लग रहा था कि दोनों में अलायंस होगा। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कहीं ना कहीं से वहाँ की जनता ने एक्सेप्ट किया है और उनको एक नए उड़ीसा के शुरुआत के लिए दोनों जगहों पर, असेंबली में भी और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी, मुझे लग रहा है स्पष्ट बहुमत मिला है। Among the people of Odisha, Professor Chaudhary, since we are talking about Odisha and the fact that it happens soon after the nomination and the election of President Draupadi Murmu to the top post, could that also have played a major role in the kind of messaging that there is someone there in Delhi who's there to look after you, who's listening to you, who's there to reach out to you? Because Odisha is a largely tribal state and neglected in terms of so many ways, because the state still remains quite poor if you look at the rankings in terms of the living standards, in terms of the quality of life. So a lot of attention needs to be paid, and that kind of assurance would have come only from the Narendra Modi led government, which was actually working towards the welfare of the tribal communities. Very right. Like Odisha is actually known for the Oriya Asmita, the Aryan identity, and that was capitalized by the BJD government led by Naveen Patnaik ji. For the first time in 2024, one could see that after making, say, very serious, sincere efforts in terms of organizational expansion and strength by BJP in Odisha, there seems to be convergence between the Oriya identity and the national identity. So this could have brought about a change as far as the results which have actually reflected in terms of the acceptance towards This is one convergence of Oriya Asmita, that is Oriya identity, and the national identity. And secondly, for past 5 years or so, one could see that
there had not been very serious differences between the BJD-led government and the NDA-led government over here. So both have been working in convergence with each other in terms of convergence of interest and so collaboration with each other. Many schemes of the national government were implemented by BJD government in Orissa. So the people were actually accepting, said that the most of the schemes are actually launched by the NDA government, are being implemented by the BJD government in Orissa. So there could not be seen any say very fiery differences, a strenuous relationship between these two political parties in case of Orissa. And thirdly, I would say that the leadership, so the leaders who have come from Odisha, they have gained positions at the union level. They've also worked for the betterment and development of Orissa. So these three important factors have actually brought about the change in this, the electoral results which have just been witnessed in today's election commission. Another silver lining, Professor Tiwari, has been Kerala. I mean, also, of course, the kind of emphatic victory that the BJP expected here, at least from the Hindi heartland, has not happened, and that has sort of fused the celebration. But one can't take away from the fact that Kerala was difficult to crack. The BJP had been working very hard for several years, and this time you make inroads. From Thrissur, Suresh Gopi has won that seat. You've put your leg in that door. Does it mean the BJP from here on is going to see itself in a position of elevation in earlier the Kerala state, it was having the bipolar politics between the UDF and the LDF. BJP was trying to put it holds, but you know what was happening. Hindu votes, they were going with either UDF or LDF, and that is why there was complete confusion. BJP tried to come out with the different issues. Last time also there was an important issue of the temple entry, which was basically a Sabarimala issue. It was, it came out in the last number and it got the support of the people, but it could not be converted in the terms of the votes. The voting percentage was increasing year by year, but winning the seats, and that to the parliamentary seat, was very difficult. If you'll see the rise of the BJP, because Sunil sir, he has already done a number of good works on the Bharatiya Janata Party by doing a number of research on that political party, that how it rose to the prominence and became. One could also see that this Mission South, actually this journey begins with a single step. So with a single step is in terms of a single victory in Thrissur. This is your start to expand your footprint. And that is not only the issue. The issue is other southern states. You see the phenomenal performance of the BJP in Andhra Pradesh, in Telangana, even in Karnataka, repeating the same victory. That is means almost it's 20 seats in Karnataka and 22 seats for the entire NDA allies. Karnataka last time it was much higher. They've come down a few seats. But Telangana has been a significant rise. and another is Tamil Nadu. There also the vote percentage has come up to the 22%. It is a phenomenal rise in Tamil Nadu. That means it's more than what the AIA-DMK is having. What it shows? It shows that BJP has already entered into the southern island, which was basically नो एंट्री एरिया फॉर द बीजेपी जी। लेकिन सुनील जी, मैं एक और खास पार्टी का जिक्र करना चाहूँगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत से अधिक सीटें रुझानों में प्राप्त करनी है, जो परिणाम में अब बदल रहे हैं। तो मजबूत होके गठबंधन उभरा है, इसको हम कह सकते हैं। और जो इंडिया गठबंधन है वो सीटों के रुझानों में, आंकड़ों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उससे खासा पीछे। लेकिन मैं आम आदमी की जो राजनीति रही आम आदमी पार्टी की, उसको जरूर आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन जो रिजल्ट और रुझान उभर के सामने आए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 7 सीटें हार गई और पंजाब में भी 2 या 3 सीटों पर रुझानों में वो आगे है, 1 सीट शायद रुझानों में उसे मिली है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम इसको अगर हम मतदाता के दृष्टिकोण से इसका आंकलन करें तो पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में अगर हम कहेंगे तो जहाँ जहाँ असंतोष रहा मतदाता में, उसका हमें लगता है कि कुछ राज्यों में नुकसान एक गठबंधन को रहा, मान के चलिए एनडीए का गठबंधन रहा। लेकिन जहाँ मतदाता का असंतोष नहीं, रोष रहा, और रोष वो हमेशा विपक्षी दल की तरफ रहा जब हम कहते हैं, तो ये जो प्रो इनकम्बेंसी है वो कहीं ना कहीं उस रोष का ही परिणाम है कि जो इंडिया गठबंधन है
वो कहीं भी चाहे नेतृत्व को लेकर हो, विचारधारा को लेकर हो, संगठनात्मक सहयोग को लेकर हो, या फिर एक उम्मीदवारों को उतारने के स्तर पर हो। यहाँ पे मतदाता मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन से बहुत स्थानों पर बहुत ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आया और उसमें कहीं ना कहीं रोष नज़र आया। उदाहरण के तौर पर कि केरल के अंदर जहाँ पे इंडिया अलायंस के गठबंधन के सभी सहयोगी आपस में एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल में सेम स्थिति है, लेकिन बहुत जगह वो एक जगह भी हो रहे हैं, तो मतदाता उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। तो वही कारण है कि जो ये रोष है ये उस गठबंधन को एक सामान्य या सम्मानजनक एक सीट देने में थोड़ा सफल हुआ है, लेकिन इतना सफल नहीं किया कि वो गठबंधन की सरकार बना सके। मैं ये समझना चाहता हूं, जो करिश्मे की बात अरविंद केजरीवाल जी बार बार करते हैं, या एक वर्ग जो करता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में करिश्मा करके दिखाया और दिल्ली में वो 100% सीटें जीते हैं, लेकिन ये तीसरी बार हो रहा है जब 7 सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार गई। पंजाब में उनको भारी भरकम बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई पंजाब में, लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं लोकसभा के, उसमें उन्हें उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं मिली। जो अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति है, उनकी पार्टी की जो राजनीति है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देश की राजनीति बदलने की बात करते थे वो। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की वैकल्पिक राजनीति को हम देखें तो जो राजनीतिक दल भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आया वो ही भ्रष्टाचार में लिप्त होता चला गया। इसका आंकलन मुझे लगता है सभी मतदाताओं ने किया है। और हम जब पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अभी एक बड़ा सर्वे हुआ, बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट ने किया, हम लोगों ने भी किया दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो वहाँ देखा कि जनता में आम आदमी पार्टी के खिलाफ असंतोष ही नहीं है, एक बहुत बड़ा रोष है। कारण ये है कि जो उन्होंने चुनावी वायदे किए थे, जो मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिसेस वो लेकर आए थे, उनको उन्होंने कार्यान्वित करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए ऐसा लग रहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिलेगी। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जब भी संसदीय चुनाव होता है तो वो चुनाव हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, तो चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, तो वो जो राष्ट्रीय मुद्दे जो मतदाता के लिए कहीं ना कहीं उस नेतृत्व से, उस राजनीतिक दल से कहीं प्राप्त हो रहे थे, चाहे जिसका गठबंधन इंडिया अलायंस कर रहा हो या एनडीए कर रहा हो, तो उन्होंने अपने जो प्रेफरेंसेस है वो राष्ट्रीय दलों को ही दिया, इन दलों को नहीं दिया जो एक अनरजिस्टर्ड पार्टी से रजिस्टर्ड पार्टी बनी, एक राज्य दल बने और राज्य दल से किसी प्रकार से वो राष्ट्रीय दल की ओर अग्रसर हुए। जब आप कहते हैं कि इश्यूज अलग हैं, प्रोफेसर तिवारी आपकी इस पर राय जानना चाहते हो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल की सरकार में कई तरह की वेलफेयर स्कीम्स चलाई, उन्होंने ये नहीं देखा कि लाभार्थी का धर्म क्या है, उसकी कास्ट क्या है। वोट करते टाइम भारतीय भी ये ना देखें कि हम या वो कास्ट या कम्युनिटी से ऊपर उठकर वोट करें, ये अपने देश में हम कब देखेंगे? क्योंकि अभी अगर आप खास करके कुछ बड़े स्टेट्स जो बिल्कुल ही जिन्होंने स्टोरी को टर्न अराउंड कर दिया उनको देखें, वहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट हैज़ क्लियरली taken precedence over politics of religion also. Yes, politics of religion and caste has taken precedence over politics of development. What is happening that when we see about this entire Indi Gathbandhan, Indi Alliance, you will find that this is the alliance of the opportunism. That is very clear cut. Like in Delhi, both of them, they are contesting the elections together, both Congress and the Aam Aadmi Party, 4:3. All of them they have lost. In Punjab, they were contesting the elections separately. Similarly, you could find it out in West Bengal what is happening. Mamata Banerjee is contesting on her own. The Congress and the CPIM, they are contesting separately. That means this entire Gathbandhan or alliance is the alliance of the opportunism, number one. Number two, as far as the casteism is concerned, casteism and the religion, they have played a very major role in the setbacks of the BJP in the different major states, like in UP. And just when the BJP had begun to think that they have broken the shackles of caste and community, similarly it was happened in the West Bengal also. You'll find out the number of the population percentage of the minorities in these two states. In West Bengal, it's around 28 or 25% of the minority population. In Uttar Pradesh, around 20%. You'll find it out that only 1 or 2% of them, they would have been voted for the BJP.
and that is one of the setbacks to the BJP in these two states. Similarly, it was happened in the case of the Punjab, it was happened in the Haryana. You'll find it out that the Jats consolidation and the Jat dominated seats, they are owned by the Congress. That means this very much casteism and the religion and the voting on these lines, they are very much there. But at the same time, you will find it out that in Bihar, it could not happen, despite the fact that Tejasvi and the Lalu Prasad Yadav, they have campaigned on the basis of the caste and on the appeal of the MY factor and the other factors. It could not work. BJP has won almost 30 or 32 seats in those states, the entire NDA Gathbandhan. That means it could work in those states where the BJP people, they could not convey their masses of the development and the welfare schemes of the prime ministers, which was happened in the last 10 years. This is my... The fact of the matter is, Professor Chaudhary, that the NDA looks comfortable to come back for a third term. 290 is what they're holding for the moment. India at 234, others stand at 19. 290 for the NDA means they're way above the 272 mark. They're coming back for the third term. What, according to you, are going to be their priorities now in the third term? The Prime Minister is known for setting the roadmap. Earlier on in his last cabinet, he did advise his ministers and also the bureaucracy to prepare a roadmap for the priorities that they will set for the first 100 days. But looking at the kind of his functioning style over the last two terms, what do you think are going to be his priorities now, coming in for a third? I think the economy would be gaining the priority, and when we say economy, it means that there are different areas of economic development, from infrastructure, from tourism, from say the electronic vehicles expansion. But I think this new government would be focusing more on increasing employment, because I think the employment or unemployment, this debate, this binary between employment and unemployment, that the opposition made it a huge poll issue. So that would be maybe addressed by the government in terms of, say, tangible employment, reaching to all parts of the country and roping, engaging the young people into this tangible employment. And I think this inflation, though inflation has been controlled, but it has not been, say, reached to the common man as being projected by the opposition, because it was more, inflation means more the price rise. So this could be in fact addressed. The farmers in some parts of the northern India, say, might be dissatisfied, if not disgruntled. So I think the farmers, I was just talking maybe to also in Maharashtra. Yeah, in Maharashtra as well. So the farmers, like the incomes of the farmers have actually risen, not twice, but even 3 times in some of the states. But BJP or the ruling dispensation was not able to convey this to the broader farming community as a whole. Yeah. So the farming issues could also be basically reflected on the new policies and programs. And as far as this foreign investments are concerned, the diasporic presence all across the world, the India's incredible image, these are things which I think people trust this new government. And I would just say, when Sanjeev ji was talking about this caste and community, I would also say that with some rural, say, hinterland to be the aberrations, where the caste and community as primordial identities playing some significant role, but not very decisive one. So the important point was that the masses of the national government, led by BJP and NDA, was not able to be communicated or disseminated. The policies could not be disseminated to the common man. Now the government has to ensure that all these policies and programs which are meant for the common man, the last man, have to reach over there, so that this strong bonding between the government and the governed must be strengthened. And I would again say that the electoral result mandate for the BJP-led NDA also shows that a strong opposition is emerging. So both are the two wheels of the good governance, and both of them would work together for strengthening India's parliamentary democracy. जी लेकिन सुनील जी, मेरा सवाल आपसे एक और ये है, खासतौर से जब गठबंधन राजनीति की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, सीटें कुछ बड़ी हैं कांग्रेस पार्टी की, और गठबंधन राजनीति की कांग्रेस भी बात कर रही है। इंडिया अलायंस बना, लेकिन उसमें कई दल ऐसे हैं जो आपस में ही चुनाव लड़े, एक दूसरे को हराया। आप आगे की राजनीति कैसे देख रहे हैं इंडिया अलायंस की? देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है, और उस धर्म में अगर कहीं सक्रियता दिखाई दे,
लेकिन सक्रियता के साथ साथ उसमें पॉजिटिविटी भी दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि वो सकारात्मकता और सक्रियता किसी भी गठबंधन को एक विश्वसनीय गठबंधन बना सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक अगर मैं कहूँ इंडिया अलायंस में, जिसको इंडिया अलायंस भी कहते हैं, उसमें उस प्रकार की पॉजिटिविटी नहीं है, सकारात्मकता नहीं है। जब किसी गठबंधन का जन्म किसी दूसरे गठबंधन को समाप्त करने के उस पर होता है, तो वो बहुत एक वैकल्पिक गठबंधनीय राजनीति को नहीं दे पाता है। दूसरी बात अगर हम करें वो है नेतृत्व का, कि नेतृत्व अगर बहुत सुदृढ़ है, विश्वसनीय है और स्वीकार्य है, तो कहीं ना कहीं वो गठबंधन एक सम्माननीय भूमिका के अंदर भारतीय संसदीय में रहता है, व्यवस्था में रहता है। और तीसरी बात है कि जब जो घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं मुद्दों पर, वाद विषयों पर आधारित नहीं होकर इकट्ठे होते हैं, लेकिन उनका इकट्ठा होना सिर्फ इसलिए है कि एक, जैसे कि संजीव जी ने कहा कि वो अवसरवादिता है, तो अवसरवादिता से जुड़े हुए घटक दल मुझे लगता है कि वैकल्पिक राजनीतिक नहीं दे सकते। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे प्रधानमंत्री ने देश की जनता जनार्दन से और एनडीए के इस विक्टोरियस होने पर उन्होंने आभार जताया है जनता का, और उन्होंने कहा है कि मैं स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। The Prime Minister is also expected to go to the BJP headquarters in a short while from now. He will address the party workers. He will thank them for the months of hard work in ensuring that the NDA emerges victorious for a third straight term. The Prime Minister will get a third consecutive term. And you can see even through his Twitter message, he's expected gratitude towards the party workers. And that's something that we've gotten used to seeing. The Prime Minister, whether the result is in favor of the BJP or not, he makes sure he will go to the BJP headquarters, he will thank the workers, ensure and try to motivate them for the next No, it's very much in round. favor of the BJP only. Today, of course, it's very much in favor of the BJP, but even when it's not, the even people we've they seen in have the past, mandated it for even the when short it's time. not, he does go to the headquarters and he motivates the workers to work hard for the next time. That is the hard work the Prime Minister do for the country and for the BJP. Yes. And that is the reason why the BJP has penetrated in even the southernmost tips of the country. And indicating that of course they're coming back. You look at the tweet, हम नई ऊर्जा नई उमंग के साथ वापस आएंगे और आपके सभी वादों को पूरा करेंगे। और उन्होंने तीसरी बार एनडीए पर अपना विश्वास जताया है, इसके लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। और वो कहते हैं कि भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। Indeed, because it's the biggest election that the world has ever seen. The fact that in terms of scale, in terms of the kind of effort that goes into ensure that 64.2 crore people coming to the polling booth to cast their vote, of which over 32 crore are women, because a lot of people say women don't come out and vote, but not in India. Here 50% women did turn up to cast vote, and the results are there for all to see. 290 for the NDA, they're going to form a government for the third time, and this time we're also going to have a formidable opposition, the India Alliance getting in 234 seats. It's been a story of revival for the Congress party, Professor Chaudhary. जी Yeah, it is quite true. But as I just stated that, see, both the opposition and the government, they should work in close cooperation with each other whenever the national issues of governance, whenever the policies and programs which benefit the people at a whole, and whenever the incredible image of nation vis-a-vis the Committee of Nations is seen. So from all that perspective, I think for the strength of a democracy, as mentioned at the beginning, it is not the success of procedural democracy as reflected through the working of Election Commission of India. It is also the success of a substantive democracy. When we say substantive democracy, how this democracy which has been actualized and executed by the Election Commission of India in terms of bringing about the fruits of development, the focus of development and governance, bypassing these issues of primordialism and say populism. जी संजीव जी, जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है, जो उन्होंने कहा है, जिस तरह का रुझान और परिणाम सामने आए कि लगातार तीसरी बार एनडीए पर विश्वास जताने के लिए मतदाताओं का, देश की जनता का आभार व्यक्त किया है। लगातार तीसरी बार एनडीए। और मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ इस पहलू को, क्योंकि जब बीजेपी के पास अपने दम पे भारी भरकम बहुमत 303 2019 में
2014 में 282। बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि बीजेपी सरकार, एनडीए गठबंधन सरकार, जो सहयोगी थे उन्हें भी सत्ता में जगह मिली, भागीदारी मिली। तो लगातार एनडीए सरकार का जो संदेश है, संकेत है, इसका क्या संदेश है, क्या मायने हैं इसके? मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विकास के जो प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो सबका साथ का मतलब सारे एलाइज का साथ, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का साथ। वो 2014 में भी हमने देखा है कि 282 बेशक अपने बल पे आया, लेकिन जब सरकार बनी तो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उन नेताओं को भी दिया गया जिन्होंने बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2014 के चुनावों में एनडीए को और बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से ऊपर ले जाने में सहायता प्रदान की थी। इसी तरह से 2019 में भी हमने देखा कि वह दल जो छोटे दल हैं, जिन दलों ने स्वयं मना कर दिया कि हम नहीं बनना चाहते हैं, उनको छोड़कर सभी दलों के रामदास अठावले जी तक को जगह मिली। अठावले जी को जगह मिली और अभी भी उनको स्थान और महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। कल भी उनका स्टेटमेंट आ रहा था। तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं वही है कि प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और इसलिए बारंबार उन्होंने एनडीए के ऊपर बल दिया है। और निश्चित रूप से यह एनडीए की बहुत बड़ी विजय है। और जब दो एलाइज एक दूसरे के साथ आमने सामने लड़ रहे हों, तो हम पहले भी दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ये है और जहाँ तक एनडीए गठबंधन ये है। बेशक नाम चेंज कर दिया गया इंडिया गठबंधन का, जो पहले यूपीए हुआ करता था, लेकिन अगर बड़े पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देखा जाए तो आज भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि सब साथ चलेंगे और सब साथ रहेंगे, और यह लगातार तीसरी बार जनता ने, जनार्दन ने अपना विश्वास प्रधानमंत्री जी में और एनडीए गठबंधन में जताया है। इसका ही उन्होंने आभार व्यक्त किया है और विश्वास जताया है कि उनके प्रधानमंत्री के द्वारा जितने भी वादे किए गए हैं चुनाव के पहले और एनडीए गठबंधन के द्वारा, उनको पूरा भी किया जाएगा। That's going to be an important milestone in the Prime Minister's career, because taking on as the Prime Minister for a third term, globally if you see, there have been very few leaders. He'll be one among those when he takes oath as Prime Minister for the third time. And we've seen that, you know, there's a pattern. Globally, when you see such big personalities come in for a record 3 terms, the third time is usually, you know, it's riding on factors like anti-incumbency. But despite anti-incumbency, to hold to that number, that speaks volumes about the charisma and the popularity of Prime Minister for the third straight term. Very right. Like if you see that if you witness this kind of a change in Western countries, you won't be finding yes, Margaret Thatcher. Yeah. There's been, if so I'm not wrong, the Barack Obama yes, said yes. only the 2 terms, though they do not have a provision with third term, but in any other part of the world, the third consecutive victory of any leader with incredible image cannot be seen except in India. And this victory is important, different and distinct, because for the first time we could see that when Pandit Nehru ji became the Prime Minister of India and with 3 consecutive wins, it was the Indian National Congress, the harbinger of change, seeking the legacy of the freedom struggle. Absolutely. So it was a vote for, say, Pandit Nehru, vote for Indian National Congress. So the Nehru was Congress, Congress was Nehru, Congress was India, India was Congress. This is how the initial formatting phase of Indian political process or Indian political democracy was seen. The second shift could be seen in terms of Mrs. Gandhi coming to power in 1971 with thumping majority, with the slogans of Garibi Hatao, and one could see that Indira was India and India was Indira. After that, one could see that a person coming from very modest background with more humility and modesty and sobriety, winning this third consecutive win on his own, making this nation as his own parivar, making coalition as his own parivar. We could have seen that the institutions are seen as institutions. For the first time we have seen that institutions are seen as a parivar and nation as a part of parivar. That can be read in his tweet also, where he doesn't refer to as countrymen or Deshwasi, he's saying Parivarjan. This is how it is different and distinct from the rest of the political leaders who have actually gained this kind of third consecutive say victory. लेकिन सुनील जी, अगर गठबंधन राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश की खासतौर से मैं बात करूंगा। टीडीपी और बीजेपी के अलायंस ने जिस तरह का कमाल आंध्र प्रदेश में दिखाया है और टीडीपी को वहां सत्ता राज में मिल रही है गठबंधन के साथ, इस अलायंस को आप कैसे देखते हैं? और लोकसभा की सीटों में भी अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी और टीडीपी जो गठबंधन है उसकी आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है। आप कैसे देखते हैं, इसके क्या मायने हैं, क्या संकेत है इसका? देखिए, एक तो हमें ये देखना होगा कि जो तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी है,
2019 के चुनाव में वो हमेशा उन्होंने विपक्ष को भाजपा के एनडीए के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। इन 5 वर्षों में उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि जो बीजेपी एनडीए गठबंधन है वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल है, जिसके साथ काम किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में उन्होंने जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति देखी, वो उसके विक्टिम भी हुए, उनको विक्टिमाइज भी किया गया। आपने देखा होगा कि कैसे वाईएसआर कांग्रेस ने उनको पॉलिटिकली बहुत विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के द्वारा उनको ग्रस्त भी किया गया। तो ये एक रियलाइजेशन हुआ, और जो कि टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू, जिसको हमेशा साइबर सीएम कहा जाता था, उन्होंने आंध्र प्रदेश को एक नया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में खड़ा किया। वही आंध्र प्रदेश, वही हैदराबाद इन पिछले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में देखें उस पोजीशन पर नहीं रहा। इसका रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ बेटर डेवलपमेंट गवर्नेंस टीडीपी के सुप्रीमो को लगा कि वो केवल बीजेपी के साथ ही संभव हो सकता है, इसलिए टीडीपी बीजेपी के साथ आई, एनडीए के साथ अलायंस किया। और लोगों को भी लगा कि नेगेटिव पॉलिटिक्स को छोड़कर हमें पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स पे ध्यान देना है। वही कारण है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारी है, और इसमें जो बहुत शानदार सफलता मिली है वो गठबंधन के इन तीनों घटकों को, चाहे पवन कल्याण की जनसेना हो, टीडीपी हो और बीजेपी हो, तो ये कहीं ना कहीं उस सकारात्मकता का, सक्रियता का और विश्वसनीयता का पोषक के रूप में देखा जा सकता है। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें, वो है कि टीडीपी और कांग्रेस दोनों नेचुरल एलाइज नहीं रहे हैं लंबे समय तक। वो आंध्र प्रदेश के बंटवारे का सवाल हो, तेलंगाना स्टेट के फॉर्मेशन का सवाल हो, जी, उसका अपोजिशन हो। अभी भी देखिए कि कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ आंध्र प्रदेश में हो गया है इस चुनाव में भी। वह विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, वहाँ से कांग्रेस कोई भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। और ऐसे में जो नेचुरल एलाइज है टीडीपी का, वह बीजेपी ही बचता है। तो ये भी एक कारण रहा है, लंबे समय तक अनुभव भी रहा है चंद्रबाबू नायडू जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, एक साथ मिलकर कार्य करने का। वह यूपीए एनडीए 1 के समय में हो, एनडीए 2 के समय में हो, वाजपेयी जी के समय में हो, लंबे समय तक दोनों पार्टियों ने एक साथ काम किया है। वह उनके साथ भी है और वह नीतीश कुमार जी के साथ भी है। और यही कारण है कि दोनों नेचुरल एलाइज हैं, और जो हुआ है यह अपने आप में चमत्कार से कम कुछ नहीं है। संजीव जी, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो जो जनादेश रुझानों को देखने को मिल रहा है, वो सीटें अपनी अपनी जगह हैं। बीजेपी को 2 सीटें रुझानों में बढ़त उस पर बनी हुई है बीजेपी की, और दूसरे क्षेत्रीय दलों को भी उसमें कुछ सीटें मिली हैं। स्थानीय उम्मीदवार भी वहाँ पर एक सीट पर बढ़त बनाए हुए। लेकिन अगर मैं मतदान प्रतिशत के लिहाज से बात करूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मतदान का बढ़ना 4 दशक बाद सबसे ज़्यादा मतदान देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में। कहीं कहीं 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर देखने को मिला। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? मुझे लग रहा है कि यह अनुच्छेद 370 और 35A के हटाए जाने के बाद वहाँ पे जिस प्रकार का विकास का कार्य हुआ है और लोगों का विश्वास बढ़ा है सरकार में, सरकारी तंत्र में, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से सुरक्षा का भाव लोगों के मन में जागृत हुआ है, और देश के प्रति और विशेष करके लोकतंत्र के प्रति जिस प्रकार का उनका विश्वास जगा है, वह उसका सीधा जीता जागता उदाहरण है कि वहाँ के वोटिंग परसेंटेज में लगातार होने वाला इजाफा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आज के समय में वहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नामक कोई संस्था अब बची नहीं है पिछले कई वर्षों के बाद से, जिसने लगातार वोटों के बॉयकॉट का, चुनावों के बॉयकॉट का जो लगातार आह्वान करती रही है, तो वह भी लंबे समय तक अब करने वाली कोई संस्था भी नहीं है। और मुझे लग रहा है कि जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो दोनों रीजनल पार्टीज़ के लिए और विशेष करके महबूबा मुफ्ती के लिए भी एक लेसन है कि जो लगातार कहती थी कि अगर धारा 370 को हटाया जाएगा, 35 को हटाया जाएगा, तो तिरंगे को कोई कंधा देने वाला भी घाटी में नहीं होगा। वहाँ के लोगों ने दिखाया है कि लगभग 60% के आसपास मतदान करके पिछले 30 वर्षों के, 40 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ने का उन्होंने काम किया है। और जम्मू कश्मीर की जनता का हुर्रियत में, अर्थात वहाँ के लोकतंत्र में विश्वास पुनः जगा है। और यह विश्वास जगना अपने आप में द्योतक है कि स्थितियाँ लगातार सामान्य हो रही हैं। लोग जो है वो नेशनल मेन स्ट्रीम में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है और आने का प्रयास किया है। विकास और कल्याण के कार्य लगातार हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और आने वाले दिनों में वहाँ राज्यों के भी चुनाव होंगे जो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं। तो वहाँ के लोगों की जो भागीदारी है
वह लोकतंत्र में और बढ़ेगी और लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास और सुदृढ़ होगा, जो पिछले कई वर्षों से उनको नहीं मिलता था, क्योंकि फ्री एंड फेयर चुनाव ही नहीं होते थे वहाँ पे। पहली बार लगा कि फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहे हैं, लोग अपने मन से भाग ले रहे हैं और अलग अलग रीजनल पार्टियाँ भी सामने आ रही हैं, जैसे एक अपना दल भी है। तो यह भी लगातार हुआ है और मुझे लग रहा है इसका भी कहीं ना कहीं से लाभ मिला है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को। Professor Chaudhary, the fact of the matter that we were discussing Jammu and Kashmir, it's a completely different story of development and how the turnaround happened in a population that didn't feel that it was part of India. But then we saw in the last 10 years how things have changed. And today's results, of course, indicative of the fact that it has borne fruit. Whatever has happened in the last few years and the promises that have been made by the BJP government have borne fruit. But on the contrary, you look at the other states wherein the same kind of effort has undergone, but that has somewhere, led to this kind of a result for the BJP. The BJP hoped for an emphatic victory, and that particularly remains these bigger states. The first being Uttar Pradesh, the second is West Bengal. High hopes, but result not as per the BJP would have hoped. You see, you cannot expect, say, the winners coming every time. So victory doesn't come to you every time. But if victory comes, the scale and scope of victory may also be different and distinct. In fact, Lord Clive had stated sometimes back during the British Raj that the road to Delhi comes from east, that is from West Bengal. And in the context of 2024 elections, it was stated by some sociologists and psephologists that the victory to Delhi in terms of a huge mandate would come from Uttar Pradesh. So when we see this resonance, compare these two big states, Uttar Pradesh and West Bengal, one could see that there is a slight disappointment in terms of number of seats, not won by the BJP-led NDA over there from Uttar Pradesh. But when the actual results come out, one could see that this margin of victory and defeat would be very, very minimal. So we would just need to analyze why this has happened. But again, one should also accept this fact that the regional parties, the state parties, they may have also been working towards the development and betterment of the people in their own way. So people might have responded to that way. I'm not very sure whether the primordial identities, the caste, Can we say 2024 has turned out to be the year of resurgence of regional parties, because the manner in which we are seeing the regional parties perform, especially in the general elections? In fact, the regional parties or the state parties would say in political science terminology, the state parties have been very, very distinct and very unique in terms of their specific state formations, in terms of their state politics. Yes. But 2024 elections shows that these parties would have a significant role Even in the central national politics as well. So they've just tried to bring about a convergence of, say, the state issues and the national issues. This is how Samajwadi Party might have satisfied the voters in their respective constituencies. There is a party which is going to work both for the state issues and the national issues. ये लेकिन सुनील साहब, एक पार्टी के बारे में और मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, और वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसको लेकर काफ़ी एक उम्मीद थी कि इस बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ी। मायावती जी ने कई दावे और वायदे भी किए कि हम कई सीटें जीतेंगे, लेकिन जो परिणाम उभर के सामने आए हैं, मैं समझता हूं बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक स्थिति है। सीट जीतना तो दूर, जितने वोट पिछली बार मिले थे उतने भी नहीं मिले। क्यों बहुजन समाज पार्टी का ये हाल हुआ और क्या इसका असर होगा आगे? देखिए, वैसे तो बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा प्रयास किया कि अपनी जो पहचान है, अस्मिता है, वो एक स्पेसिफिक वर्ग से बढ़ाकर वो उच्च वर्गों के साथ भी ले जाए, सामान्य वर्गों के साथ भी ले जाए। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में बहुजन समाज पार्टी बहुत सफल हो नहीं पाई। जो पिछले 5 वर्षों में एक और परिवर्तन भी हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर और वैचारिक तौर पर अपने आप को बहुत एक्सपेंड करने का प्रयास शायद नहीं, या वो सफल नहीं हो पाई है। ऐसा भी देखा गया कि जब हम पार्टी में सेकंड लाइन ऑफ कमांड देखते हैं या सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में सुश्री मायावती जी के बाद कहीं नेग्लिजिबल दिखाई दी। उसमें कुछ और लीडर्स आए, लेकिन चाहे वो उनके नेफ्यू के रूप में आए मिस्टर आनंद, या फिर प्रसाद मौर्य के रूप में आए,
तो वो जनता के साथ या अपने उस कैडर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट बना नहीं पाए। तो यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी विशेषकर जो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी और उसने 2019 में अलायंस के रूप में किया, वो शुरू से ही अलायंस सिस्टम से बहुत अलग रही और उसको लगा कि नहीं, मैं अपने कैडर के बेसिस पे विक्ट्री हासिल कर सकता हूँ। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि 21वीं शताब्दी का नया भारत, यहाँ पे कोई भी कास्ट मोनोलिथिक नहीं है, कोई भी कम्युनिटी मोनोलिथिक नहीं है। ये कहना कि एक जाति, एक समुदाय, एक संप्रदाय, एक वर्ग केवल एक ही दल के लिए सब अपना वोट देगा और उसको विजय कराएगा, ये नोशन अब एक मिथ की तरह लगता है। संजय जी, इस पहलू को मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1 सीट, लोकसभा में संभवतः 1 भी सीट नहीं होगी बहुजन समाज पार्टी की। आप कैसे देख रहे हैं, जो पार्टी पिछली बार यूपी में 10 सीटें जीती हों, उसने गठबंधन के साथ 15 सीटें जीती थी सपा के साथ, इस बार वोट भी नहीं मिले। मुझे लग रहा है कि but I think Manoj, the results today have clearly showed the TDP was not in a very happy state 5 years ago, but look at the TDP today, all the reasons to rejoice in the state at the center. Today TDP is one of the king makers. They are, and that is why, that is how you could compare it with the BSP also. Yes. Yeah, politics is the game of up and down also. And up and down, regional parties cannot be written off. जी, अप एंड डाउन की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अगर अच्छे से चुनाव लड़ती तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता, क्योंकि कुछ ऐसे भी वोट हैं जहां पे अगर बसपा कंटेस्ट में नहीं है और वो बसपा का कोर वोटर है तो उसने जाकर सपा को भी वोट दिया है या एनडीए these are aspects for the BJP to introspect on, but for now the update is that the Prime Minister is on his way to the BJP headquarters. He will be addressing party workers. We just showed you his message on Twitter. He's thanked the people of India. He's hailed it as a big event, of course, and all the reasons to celebrate, because it's the day of the Indian democracy, the largest democracy. For the last several months, we've seen intense campaigning, polling in several phases, and today is the day when it can be aptly described as the success of democracy. You can see the Prime Minister's message on the screen. He calls it भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल. And the message in Hindi says, मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूँ. In a short while from now, the Prime Minister will in fact address the party workers. It will also be an address to the nation. He will perhaps thank the party workers for months of hard work. The result has been very clearly in favor of the NDA. He's acknowledged it in his message. He says he thanks the people of the country for handing the NDA a third straight term. And when the Prime Minister takes oath as for a third straight term, he will be only the second in the country to do so after Pandit Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of India, and among the very few global leaders who actually achieved that feat of getting a third consecutive term at the helm. Before that, it's been Margaret Thatcher. Tony Blair has also got the opportunity, but then again, it's Prime Minister Narendra Modi after a long time in India. The first Prime Minister did so, Pandit Jawaharlal Nehru, he got 3 terms, and now in 2024, we will witness that historic occasion. Manoj. जी, बिल्कुल एक ऐतिहासिक जीत इसको कहा जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 2024 के आम चुनाव में हासिल की है। कई ऐतिहासिक इसके पहलू भी हैं, कई मायने भी हैं। शायद इससे पहले भारत की राजनीति में किसी गैर कांग्रेस पार्टी ने इतना लगातार ऐसा प्रदर्शन चुनावों में पहले देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन राजनीति के भी मायने बदले। 2013 में एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो तस्वीर भी भारत की बदलेगी और तासीर भी बदलेगी। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से 10 सालों में भारत की विकास की तस्वीर भी बदली और तासीर भी बदली। आप कैसे देखते हैं सुनील साहब इस बदलाव को? मैं तो ये कहूँगा कि भारत की तकदीर भी बदल रही है और ये बदली भी है। और जब वैश्विक परिवेश में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारत न केवल ग्लोबल साउथ को, कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ जिसको हम लोग डेवलपिंग वर्ल्ड कहा करते थे, न केवल उन ग्लोबल साउथ वर्ल्ड को लीड करने वाला एक इनक्रेडिबल लीडर है, बल्कि विश्व के उन नए सॉफ्ट पावर्स में जो इमर्जिंग पावर्स हैं उसमें भारत की एक बहुत अहम भूमिका है। और हम देखते हैं न केवल साउथ एशिया पैसिफिक रीजन में
बल्कि विश्व के पटल पर सभी राष्ट्रों को, चाहे वो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट के हों या यूरोप के कॉन्टिनेंट के राष्ट्र, वो कहीं ना कहीं भारत को एक बहुत सकारात्मक रूप से देखते हैं। भारतीय नेतृत्व को वो सराहते हैं, सम्मान्यता देते हैं, और उनका ये मानना है कि अगर वैश्विक स्तर पर कोई बड़े परिवर्तन होंगे, आर्थिक स्तर पर परिवर्तन, राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन, और कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल टर्म में कोई परिवर्तन होंगे, उनको लीड करने वाला अगर कोई राष्ट्र हो सकता है तो भारत ही हो सकता है। और अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के फॉलोइंग को देखें, उनके इनक्रेडिबल रैंकिंग को, रेटिंग को देखें, तो मुझे नहीं लगता है कि विश्व का कोई और एक ऐसा नेता हो जो उस समकक्ष खड़ा हो सकता हो। तो ये भारत की जो तीसरी लगातार कंसेक्यूटिव विक्ट्री है बीजेपी एनडीए के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और सब भारतवासियों के लिए, ये विश्व में भी एक नया संकेत है, विशेषकर उन देशों में जहां अभी लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं प्रयास होते जा रहे हैं। साउथ एशिया में जहाँ पे लोकतंत्र बहुत कमज़ोर हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ भी लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने का आप समझ लो। आपने जम्मू कश्मीर की बात कही, तो जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ भी एक मैसेज चला गया है कि जम्मू कश्मीर में जब इतना अच्छा सा इलेक्शन हो सकता है और इतना भागीदारी के साथ हो सकता है, जिसको पाकिस्तान ने हमेशा एक नकारात्मक रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया था, तो उन सब एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी एक बहुत बड़ी शिकस्त इस चुनावी परिणाम से मिली है। And as the party workers wait at the BJP headquarters in New Delhi for the Prime Minister to arrive